नमस्कार विद्यार्थियों, हम प्रथम वर्ष मानव भूगोल सेकंड पेपर के अंतर्गत बस्तियों के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न अर्थ, प्रकार, प्रतिरूप आदि के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है। आज हम ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार पढ़ने जाएंगे, जिसमें ये देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की और किस प्रकार से उन्हें हम विभाजित कर सकते हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। यूँ तो ग्रामीण बस्तियां कई प्रकार की होती हैं, परंतु हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इन्हें दो मुख्य प्रकारों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी? पहली है डिस्पर्स्ड और दूसरी है न्यूक्लिएटेड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिक्षिप्त बस्तियां और न्यष्टित बस्तियां। इनका कई और नाम भी हैं जिनसे ये पहचानी जाती हैं। तो हम बारी बारी से एक एक बस्ती का अध्ययन करेंगे और उसके विभिन्न विशेषताओं को जानने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत परिक्षिप्त बस्तियां किसे कहते हैं। पहले जो मैंने एक टॉपिक आपको बताया था उसमें स्पष्ट कर दिया था मैंने कि बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप ये दो अलग अलग वर्ण हैं और दोनों की अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इन दोनों की विशेषताओं के बारे में पिछले टॉपिक पे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले परिक्षिप्त बस्तियां क्या हैं। इन्हें हम एकाकी, प्रकीर्ण बस्तियां भी कहते हैं। क्या नाम है इनके? एकाकी या आइसोलेटेड और प्रकीर्ण या स्कैटर्ड बस्तियां भी कहलाती हैं। ठीक है, तो परिक्षिप्त बस्तियों के तीन मुख्य नाम हो गए, परिक्षिप्त, एकाकी और प्रकीर्ण बस्तियां। ये ऐसी बस्तियां हैं जिनमें किसान खेतों में ही घर बनाकर रहता है, और जब खेतों में ही घर बनाकर रहता है तो ये घर अलग अलग कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। और ऐसे खेतों में जो घर बनाकर रहते हैं, ऐसे घरों को हम फार्म स्टेड या होम स्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदी में कहेंगे कृषि गृह और वास गृह। ये भी परिक्षिप्त बस्तियां ही होती हैं। घर चाहे छप्पर झोपड़ियां हों, कच्ची हों, ईंट पत्थर के बने पक्के मकान हों, सीमेंट कंक्रीट लोह से बने भव्य भवन हों, और एक दूसरे से दूर ही होते हैं। ठीक है, आसपास नहीं होते हैं। सामान्य रूप में इन घरों को कृषि भूमि अलग करती है। कभी कभी इन घरों के बीच खाली भूमि भी होती है। प्रत्येक घर में केवल एक ही परिवार निवास करता है। कभी कभी परिवार के नौकर चाकर या श्रमिक भी उसी घर में किसी एक अलग कमरे में निवास करते हैं। नौकर या श्रमिकों के लिए पृथक छोटा सा अलग घर भी हो सकता है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों, श्रमिकों के निवास या तो एक ही भवन के अलग कमरे में हो या स्वामी अर्थात मालिक और श्रमिक अर्थात नौकर के मकान आसपास भी होते हैं, जिससे एक मिली जुली बस्ती बन जाती है। ऐसी मिली जुली बस्ती को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कृषि गृह या फार्म स्टेट के नाम से या वास गृह होम स्टेट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक फार्म पर कृषि यंत्र, बीज, उपज और उर्वरक को रखने के गोदाम, पशु हेतु शालाएं, मुर्गीशाला, डेयरी की व्यवस्था और मानव के रहने का स्थान होता है। बाहरी भाग में एक छोटा सा बगीचा या वाटिका भी होती है। अल्प संख्या में आखेटक और मछुओं की भी परिक्षिप्त बस्तियां होती हैं। विडाल डिला ब्लाश ने पूर्वा या नांगल अर्थात हेमलेट को भी प्रकीर्ण बस्तियों में ही शामिल किया है, लेकिन ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि पूर्वा या नांगल
मकानों का छोटा समूह होता है, न कि एक मकान। ब्लाश ने स्वयं पूर्वा को लगभग 1 दर्जन घरों का समूह माना है, जो कि परिक्षिप्त बस्ती की परिभाषा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्या होता है, खेतों में घर होते हैं और घर एक दूसरे से दूर होते हैं। संभवतः यह भूल उन विद्वानों द्वारा हुई जिन्होंने ब्लाश की मृत्यु के पश्चात उनकी पांडुलिपि तैयार की और उनके विचारों को भली भांति समझ नहीं पाए। ब्लाश महोदय ने यह भी बताया था कि प्रकीर्ण बस्तियां उन क्षेत्रों में होती हैं जहां उच्चावच मिट्टी और जल प्रवाह के विच्छेदन के कारण कृषि योग्य भूमि विभाजित हो जाती है, और सघन बस्तियां वहां होती हैं जहां विस्तृत क्षेत्र पर कृषि भूमि हो। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि समतल मैदानों में प्रकीर्ण या एकाकी बस्तियां बसी हुई हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा और यूपी के पश्चिमी भाग के सघन गांवों के बाहर गेहूं या गन्ने के खेतों में एकाकी फार्म हाउस मिलते हैं, पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। फ्रेंच और ट्रिवार्था ने ब्लाश के कथन का खंडन करते हुए बताया कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के मैदानी भागों में, खासकर गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में, फार्म स्टेट के रूप में एकाकी बस्तियां हैं। भारत में गंगा के मैदान में कृषि के बड़े फार्म एक दूसरे से दूर बसे हुए हैं। जान माल को खतरा न होने पर मालिक स्वयं अपने पशुओं और कृषि यंत्रों के साथ वहां रहते हैं, और स्थानीय भाषा में इन्हें कोठा या गोठ कहा जाता है। तो ये थी हमारी एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियां। इनके क्या मुख्य गुण और क्या कमियां हैं, अब इन पर हम बात करते हैं। इससे पहले हम गुण की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात कर लें। ये बस्तियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होती हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अनुकूल नहीं होती हैं। कैसे? आर्थिक लाभ यह है कि कृषक और उसके परिवार के सदस्य अपनी कृषि भूमि और पशुओं के निकट ही रहते हैं। इन्हें प्रतिदिन कृषि कार्य करने के लिए खेत में जाने और वापस गांव लौटने में समय नष्ट नहीं करना पड़ता। सामाजिक क्षेत्र में परिक्षिप्त बस्तियों के निवासियों को सहकारिता के पूरे लाभ नहीं मिल पाते। इस कमी को दूर करने के लिए यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में प्रत्येक परिक्षिप्त बस्ती को पक्की सड़कों द्वारा दूसरी बस्तियों और निकटवर्ती नगरों के साथ जोड़ा गया है। प्रत्येक कृषि फार्म के स्वामी के पास दैनिक परिवहन हेतु गाड़ियां भी होती हैं। ऐसी बस्तियों में रहने वाले किसानों के लिए अपने निकट के गांव में रहने वाले अन्य किसानों द्वारा निश्चित की गई फार्म व्यवस्था का अनुसरण करना जरूरी नहीं होता है। इसीलिए वे अपने ढंग से अधिक तेजी के साथ कृषि विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। विशेष प्रतिभा वाले किसानों को इससे लाभ पहुंचता है और ये विकास में अपना योगदान देते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो कमी है परिक्षिप्त बस्तियों की, कि इन बस्तियों के निवासियों को सामाजिक जीवन का लाभ नहीं मिल पाता। सघन बस्तियों के निवासी एक दूसरे के निकट रहते हैं और समय आने पर एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं। कृषि फार्म का स्वामी सामाजिक एकता और अंतर्निर्भरता से वंचित रह जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या, ये दोष कह सकते हैं परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियों के। सघन बसे गांवों में किसानों के अलावा अन्य व्यवसाय करने वाले जैसे लोहार, नाई, धोबी, कुम्हार, बढ़ई, मिस्त्री आदि भी रहते हैं, जिससे श्रम विभाजन का लाभ मिलता है। परिक्षिप्त बस्तियों के निवासी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और केवल अपने व्यवसाय के लोगों से ही मेल जोल रख पाने के कारण अन्य लोगों की संगति और सेवा से वंचित रह जाते हैं। तो ये परिक्षिप्त बस्तियों के दोष हैं। सघन गांवों में लोग कृषि कार्य को टोलियां बनाकर करते हैं, जिससे उन्हें श्रम की थकान महसूस नहीं होती। लेकिन परिक्षिप्त बस्ती में रहने वाला कृषि फार्म का स्वामी
अकेला ही काम करता है और वह थकान महसूस करने लगता है। अब दूसरे प्रकार की बस्ती जिसे हम न्यष्टित बस्तियाँ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, और ये नाम फ्रिंच और ट्रिवार्था ने दिया है, जिसमें मकान या झोपड़ियाँ एक दूसरे के पास पास सटे हुए होते हैं, और इन बस्तियों को ब्लाश ने गुंचित या पुंजित और ब्रुंश महोदय ने केंद्रित बस्तियों का नाम दिया है। तो ये तीनों विद्वानों द्वारा दिए गए नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और सामान्य रूप में ऐसी बस्तियां सघन बस्तियां कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के नाम से जानी जाती है। इन्हें एकत्रित या नाभिक या सहत बस्तियां भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा नाम में आप अच्छे से ध्यान रखें, इन्हें अलग अलग नामों से जाना गया है। ये बस्तियां कहाँ मिलती हैं? जो अधिक उपजाऊ प्रदेश हैं इन प्रदेशों में पाई जाती हैं। मकान एक दूसरे से सटे हुए, गलियां सकड़ी होती हैं और प्राकृतिक साधनों पर ये लोग निर्भर करते हैं। मरुस्थल के निकटवर्ती क्षेत्रों में 5 या 6 झोपड़ियाँ ही होती हैं, लेकिन गंगा के मैदानों में एक बस्ती में 500 से 1000 व्यक्ति निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उपजाऊ शक्ति है वहाँ पर। भूमि कैसी है? उपजाऊ शक्ति। सहत बस्तियों के निवासी हिंसक पशुओं और डाकुओं से अपनी रक्षा कृषि कार्य मिलजुल कर करते हैं, अर्थात सामूहिक रूप से ये दुश्मनों का या समस्याओं का मुकाबला करते हैं। यहाँ खेत छोटे आकार के होते हैं क्योंकि सघन बस्तियाँ हैं। बस्ती में पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गलियों में गंदगी फैली रहती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। आकार और आधार के अनुसार बस्तियों के कई भेद या प्रकार हैं, जिनमें सबसे छोटी सघन बस्ती नांगला, पूर्वा या पल्ली, जिसे हम हेमलेट कहते हैं एक वर्ड में, तो ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी बस्ती को गांव, इसके बाद नगरी बस्ती और कस्बा होता है। कस्बा ग्रामीण सेवा केंद्र भी कहलाता है। आकार में वृद्धि के अनुसार कस्बे से बड़ा नगर, इसके बाद मेट्रोपोलिस, इसके बाद मेगालोपोलिस आदि होते हैं। तो विश्व के अधिकांश भागों में सहत बस्तियां ही पाई जाती हैं। क्यों? मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, वो मिलजुल कर रहना चाहता है। कृषि और अन्य कार्यों में उसे सहयोग की आवश्यकता होती है। हिंसक पशु, डाकू या अन्य दुश्मनों से सुरक्षा हेतु अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। और प्राचीन समय में भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई और सहत बस्तियों का विकास हुआ, निर्माण हुआ। ये एक दो डायग्राम आपके सामने हैं, जिसमें एक तरफ देख रहे हैं आप सहत बस्ती और एक तरफ देख रहे हैं प्रकीर्ण बस्ती, जिसे हम एकाकी बस्ती कहते हैं। इधर ये सघन बस्ती। तो आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में कितने मकान हैं या कितने लोग रह रहे हैं और यहाँ कितना बिखरा हुआ है। तो ये डायग्राम इस अंतर को स्पष्ट करता है कि प्रकीर्ण और सहत बस्तियाँ कैसी हैं। कुछ इसके अंतर हम देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और डिस्पर्ट सेटलमेंट में क्या अंतर है? सहत बस्तियां उपजाऊ या नदी घाटियों में पाई जाती हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियां पर्वतीय या उच्च भूमि और शुष्क या अर्ध शुष्क मरुस्थलों में पाई जाती हैं। सहत बस्तियों में लोगों का व्यवसाय कृषि होता है, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में पशुपालन और लकड़ी काटना मुख्य व्यवसाय है। तीसरा अंतर है, सहत बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए छोटे आकार के होते हैं, जिनमें रहने का स्थान कम होता है, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर और खुले होते हैं और रहने का स्थान भी अधिक होता है। खेतों का आकार सहत बस्तियों में छोटा जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में बड़ा होता है। पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सहत बस्तियां गंदगी वाली होती हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियां साफ सुथरी होती हैं और पानी के निकास की उचित व्यवस्था भी होती है। और अंत में सहत बस्तियों के निवासी सुरक्षा और खेती का काम मिलजुल कर करते हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में लोग एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं।
तो छात्रों, ये टॉपिक था हमारा बस्तियों के प्रमुख प्रकार अर्थात ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार। तो इसको मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।